नमस्कार साथियों, मैं सतीश तिवारी समग्र क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो तक अपन ने कक्षा 10वीं की गणित में अध्याय 3 दो चरों वाली रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.3 तक पूरी कर ली थी। अब आगे देखें अपन, माफी चाह 3.4 तक पूरी कर ली थी। अब आगे देखें अपन प्रश्नावली 3.5। 3.4 में हमने विलोपन विधि के सवाल कराए थे और 3.5 में अब वज्र गुणन जो विधि है उससे संबंधित कुछ सवाल करें है रैखिक समीकरण वाले। तो पहले अपन, जैसा कि आप देख पा रहे हुए स्क्रीन पे, पहला प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन पहला सवाल लिखें। पहला सवाल है कि x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0, x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0। दूसरा सवाल है 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। ठीक है, 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम बता भी चुके थे कि वज्र गुणन कैसी करना है। अगर आपने पहले वाले वीडियो न देखी हो तो पहले उन्हें देखो, फिर आप इको देखो, तब आपको तरीकेबद्ध समझ में आ पाए। तो 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0 जो हमारा दूसरा समीकरण है, और पहला समीकरण है x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0। ठीक, अब शर्त होती है भाई, हमें कैसे पता चले कि अद्वितीय हल की शर्त लग रही, कि कोई हल नहीं की शर्त लग रही, कि अनंततः अनेक हल की शर्त लग रही। जी पहले हम सब बता चुके हैं आपको। पहले इतने हम देखें, अद्वितीय हल की शर्त होती है कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। ध्यान आओ हुई है आपको जी, हम बता चुके। जब अद्वितीय हल की शर्त है, कोई हल नहीं की शर्त हो तो भैया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। और अनंततः अनेक हल होवे की शर्त होते है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब जो हमनो अपनों का करने मन में तय कर लेने कि इसे वास्तव में कौन शर्त लग रही, जो वास्तव में a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर आप व्यापक समीकरण से की तुलना कर हो, व्यापक समीकरण का हो थमाओ ax धन by धन c बराबर 0। तो जो x के गुणांक रहते हैं वो a को मान हो, y को गुणांक b को मान हो, और बिना x y वाली राशि कहा हो c। चूंकि तो यार दो समीकरण हते, जो हमारा पहला समीकरण हतो और जो हमारा दूसरा समीकरण हतो, तो हम इन्हें a1 a2 a1 b1 c1 और इन्हें लिख दें a2 b2 c2। तो सबसे पहले अपन तो काम कर ले यार, क्या लिखें? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण या वो रैखिक समीकरण भी यार बोल सका, ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर जब आप की तुलना कर हो तो x वाले गुणांक a कहाँ है, y वाले गुणांक b कहाँ है और बिना x y वाले c कहाँ है। चूंकि समीकरण 2 दाए तो हम इन्हें 1 और 2 में विभाजित कर लें। तो इतने देखें x के गुणांक में 1 है, तो जो हमारा a1 बराबर 1 हो जाए, जो हमारा b1 बराबर का हो जाए ऋण 3 हो जाए, और जो हमारा c1 बराबर का हो जाए ऋण 3 हो जाए। मैं चिन्ह के लिखने यार अपन को। इतने देखें x के गुणा में है, y के गुणा और बिना x y वाली है। तो x के गुणा में 3 है तो a2 को मान हमारा 3 हो जाए, b2 को मान हमारा कितना हो जाए ऋण 9, और c2 को मान कितना हो जाए ऋण 2। अब हम कोई भी शर्त लगाएं, चाहे हम पहली लगाएं, दूसरी लगाएं या तीसरी,
हमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान तो चाहने पर है। तभी आप जो बता सकत कि शर्त कौन सी लग रही, जब आप मुझे मान पता रहे हैं तो अपन मान और लिख ले में यार a1 बटे a2, तो a1 को मान का है यार 1 और a2 को मान 3, मतलब a1 बटे a2 हमाओ का आगो 1 बटे a2 अपनों के तो आगो 1 बटे 3। ऐसे ही अपन b1 बटे b2 निकाल लो यार, b1 बटे b2, तो b1 को मान कितना है तो ऋण 3 और b2 को मान कितना तो ऋण 9। ऋण से ऋण हम कैंसिल कर दें और 3 से भाग दें हम, तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 1 बटे 3 आ गो। अगर हम c1 बटे c2 चाहें तो वो भी निकाल लो। c1 को मान ऋण 3 है और c2 को मान ऋण 2 है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाए, मतलब 3 बटे 2 है। जब आप इनके मान निकाल ले तो आपको खुद दिखने लगे कि इनमें से कौन शर्त लग रही। ठीक है, हम देखें अगर a1 बटे a2 कितो आ रहा 1 बटे 3, b1 बटे b2 कितो आ रहा 1 बटे 3, दो ही बराबर है, तो दो ही बराबर कौन शर्त में है यार, दो ही बराबर हमारे इन दो शर्तों में है। अब इनमें से एक कौन लग रही देखें अपन, c1 बटे c2 कितो है 3 बटे 2, जो नहीं है बराबर, मतलब शुरू के a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, और जो हमाओ ई शर्त में है, माफी चाहत ई शर्त में है हमाओ। और जब शर्त कहावत है जिसका कोई हल नहीं हो, इस शर्त को हम बता चुके भैया, जिसका कोई हल नहीं हो उसकी शर्त होते है a1 बटे a2 को मान b1 बटे b2 की तो बराबर रहे, लेकिन जो c1 बटे c2 है वो बराबर नहीं रहे। तो हम लिख दें, शर्त आ रही समझ में आपको, स्पष्ट आ रही कि जल लगे, तो हम क्या लिख दें, शर्त होते है हमारी जब समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। जो शर्त लग रही हम वही लगे हैं यार, ठीक है, तो अपनी जा लग रही थी इसे हमने वही शर्त लगा दी। शर्त है अपनी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 लग रही यार का, जो देख लो, वैसे अपन पहले देख चुके। a1 बटे a2 को मान है का 1 बटे 3, b1 बटे b2 को मान भी का है 1 बटे 3, जो बराबर नहीं जाए को तई, और जो का है 3 बटे 2। तो वास्तव में लग रही शर्त भाई, शर्त के अनुसार जो संख्याएं काम कर रही कि नहीं, जे दो ही बराबर है या नहीं है बराबर, तो शर्त भी तो वही कह रही यार। तो हम का लिख देते, अतः समीकरण निकाय का, अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। समझ सक रहे, अगर यही में आ जाओ तो कि अगर अद्वितीय हल है तो बताओ, तो अद्वितीय हल की शर्त है कि जे दो ही बराबर न रहे, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 एक दूसरे के बराबर न रहे। और सवाल जो भी कह रहा हो कि अगर अद्वितीय हल है तो ज्ञात करो, x और y के मान ज्ञात करो, तो एक सवाल अपन ऐसो करें ले रहे, ठीक है। तब तक आप देखो, यूं इको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा सवाल देखें अपन। दूसरा सवाल है 2x धन y बराबर 5। प्रश्न दूसरा,
2x धन y बराबर 5 और इको दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 8। 3x धन 2y बराबर 8। देखें यार अपन बस वही कहानी। सबसे पहले तो इनकी तुलना व्यापक समीकरण से करें, लेकिन तुलना जब करी जा जब वो जैसा होवे। भाई कोनो व्यक्ति की तुलना अगर करने तो तुलना हो थे समान पक्षों की। तो अगर जो समीकरण वास्तव में व्यापक समीकरण जैसी शकल को दिख रहे हो तो कर लो। व्यापक समीकरण का होते यार अपना व्यापक समीकरण तो ऐसा होत ax धन by धन c बराबर 0। मतलब x y और बिना x y वाली पूरी राशि एक साइड कर लेते हम, लेकिन इनमें नहीं है तो पहले एक साइड कर लो। तो क्या करें अपन 2x धन y 5 हो तरफ ले आओ ऋण के हो जाए बराबर 0। ऐसा ही को देखें तो क्या हुई है 3x धन 2y 8 को ही तरफ ले आओ ऋण के हो जाए बराबर 0। जो होगा समीकरण 1 और जो होगा आपको 2। इन दो ही समीकरणों की तुलना अब हम व्यापक समीकरण से कर सकते काहे कि इनकी सकल सूरत ही जैसी हो गई। ठीक है, लिख दें यार अपन समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो कर दें आप, पता है आप जो a1 हो जाए जो b1 हो जाए जो c1 हो जाए उनमें x y ने लिखे उनके गुणांक हल लिखे हम बता चुके आप। तो a1 को मान का हो जाए यार 2, b1 को मान का हो जाए अपना y के गुणांक में कछु नहीं है तो 1 हो जाए, और c1 को मान का हो जाए ऋण 5। ठीक है, मैं चिन्ह के लिखने यार ऐसे ही x के गुणा में 3 है तो a2 को मान का हो जाए 3, फिर y के गुणा में 2 है तो b2 को मान 2 हो जाए, फिर बिना x y के ऋण 8 है तो c2 को मान ऋण 8 हो जाए। अब हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान लिख ली मैं। ठीक है, जैसे a1 बटे a2 हम निकालना चाहें तो क्या आ जाए 2 बटे 3। b1 बटे b2 को मान अगर हमें जाने हैं तो देखें क्या आ जाए ऋण 1 ना 1 है। b1 बटे b2 को मान आ जाए 1 बटे 2 और c1 बटे c2 चाहने देखिए सर इतने दिख रहा हो c1 बटे c2 अगर हमें चाहने तो क्या आ जाए ऋण 5 बटे ऋण 8 और हम ऋण और ऋण को कैंसिल कर दें तो कितना आ जाए 5 बटे 8। मतलब इतने से हमें क्या लग रहा है यार कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। पहली शर्त हमारी लागू हो गई। आप खुद बताओ कि का 2 बटे 3 1 बटे 2 के बराबर है तो आपके हो नहीं है तो शर्त भी तो जाई कह रही कि बराबर न रहो चाहिए। तो हम लिख दें शर्त हमारी पहली लग गई। लिख दें यार कि शर्त है कि जब समीकरण निकाय का जब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल हो, और अद्वितीय हल होवे की शर्त आपके सामने लिखी है a1 बटे a2 को जो मान है वो बराबर न रहो चाहिए b1 बटे b2 के, और वास्तव में ऐसा हो भी रहो आप देख रहे हो। तो a1 बटे a2 को मान है 2 बटे 3 जब बराबर नहीं जहीं को तई b1 बटे b2 को मान के तो है 1 बटे 2 तो हकीकत में बराबर नहीं है, मतलब शर्त हमारी लग गई। अब सवाल का कह रहा हूं कि अगर वास्तव में अद्वितीय हल की शर्त लग रही तो x और y के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो x और y के मान लिख दें अपन। ठीक है, तो हम लिख दें अद्वितीय हल होने पर x व y के मान
वज्र गुणन विधि से निकाल हैं यार हम। ठीक है, इको आप अच्छे से देख लो एक बार, तब तक हम आगे कंटिन्यू हो रहे। तो अगर हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं तो जिस सूत्र आपकी पुस्तक में लिखी हुई है पहले आप इन्हें याद करो, फिर आपको एक्स और वाई के मान मिल पाए। ठीक है, तो x बराबर हो तो b1c2 माइनस b2c1 बटे होते a1b2 माइनस a2b1। ऐसे ही y को मान हो तो c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये हम दूसरे तरीका से अभी बताए हैं, लेकिन पहले आप इसे देख लो, जो अच्छो लगे उसे कर लियो। b1 इनके मान रख दें अपन और हल कर दें। b1 को मान का है यार 1 है, गुणा c2 को मान का है ऋण 8 है, फिर जो माइनस जई को तई b2 को मान का है 2 है, और c1 को मान का है ऋण 5 है, बटे a1 को मान का है यार 2 है, b2 को मान का है 2 है, माइनस जई के तई a2 को मान का है 3 है, गुणा b1 को मान का है 1 है। मतलब x वाला पोर्शन अपन ने कर लो कंप्लीट। तो भाई हम y वाला भी करवा रहे हैं आपको, पहले ही खो देख लो। 8 को 1 में गुणा भाव तो 8 और भी ऋण किया है। अब 2 और 5 को होने, लेकिन पहले चिन्हों को करें तो हम बता चुके कि समान चिन्हों को गुणनफल हमेशा धनात्मक आउट, और 2 को 5 में हुई है तो कितना आ जाए 10 बटे 2 को 2 में भाव तो 4 आ जाए, ऋण 3 को 1 में भाव तो 3 आ जाए। मतलब काय आ गो हमें तय लिख दें, धन के 10 है और ऋण के 8 है, तो धन के 10 में से ऋण के 8 घटे, हमेशा विपरीत चिन्ह घटा थे, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट है तो धन के 2 बचे यार, और बटे 4 में से 3 गए सो कितने बचे 1। मतलब हमारा आंसर 2 आ गो। एक्स को मान कितना आ गो यार, अगर इतने आपको दिक्कत जा रही हुई तो हम इतने करें दे रहे। एक्स बराबर 10 में से 8 जे है तो 2 बचे, और 4 में से 3 गए सो 1। मतलब एक्स को मान हमारा कितना आ गो 2। काहे कि बटे को एक आप लिख दो या नहीं लिखो उसे कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही अपन y को मान निकाल ले यार, इतने तक दिखे। ऐसे ही अपन y को मान निकाल ले, तो y बराबर है c1a2, तो c1 को मान का है ऋण 5 और a2 को मान 3 है। मतलब हम लिख दें ऋण 5 गुणा 3, फिर माइनस है c2 इंटू a1, तो c2 को मान ऋण 8 है तो एक ऋण है तो अपन कोष्टक लगा दें, और a1 को मान का रहे यार 2 रहे गुणा 2। ठीक है, बटे a1 b2 है तो a1 को मान कितना है 2 है, और b2 को मान भी 2 है। मतलब हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, ऋण a2 गुणा b1 है, तो a2 को मान का है 3 है, और b1 को मान का है यार 1 है। ठीक है, आगे चलिए। 5 को 3 में गुणा हुई है तो काय आ जाए 15, लेकिन काय के आ जाए ऋण के। इतने 8 को 2 में गुणा हुई है तो 16 है, लेकिन इनके पहले हम यार चिन्हों को गुणा हुई है, कोष्टक के अंदर और बाहर के ऋण चिन्हों को गुणा हुई है। तो हमेशा समान चिन्हों को गुणनफल का आउट है धन, और 8 को 2 में भाव सो 16। कोई दिक्कत? आगे चलिए। 2 को 2 में गुणा भाव सो 4 ऋण, 3 को 1 में गुणा भाव सो 3 आ गो, और आगे आए। धन के 16 है और ऋण के 15 है, मतलब विपरीत चिन्ह है तो आपके होसर घट है। 16 में से 15 घटा है तो धन के 1 बचे, और धन आगे कबौनी लिखो जात, और 4 में से 3 घटे तो 1 बटे को 1 लिख दो या नहीं लिखो, इससे कोई बुराई नहीं। मतलब आंसर 1 भी हम लिख सकत। y को मान कितना लिख सकत 1। आंसर क्या आ गो यार, हम आंसर आ गो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो प्रश्न 1 में ऐसे 4-5 सवाल हैं, 4-5 सवालों में से 2 हमने करा दे अलग अलग टाइप की। एक हमने कि जब अद्वितीय हल होते तो केवल आपको अद्वितीय हल की शर्त लगाऊंगा और लिख देने सवाल खत्म। लेकिन ना कोई हल नहीं होवे या अनंततः अनेक हल होवे तो उसकी शर्त लगाऊंगा और सवाल खत्म। लेकिन अगर सवाल अद्वितीय हल है तो हमें x y के मान भी ज्ञात करने,
और एक्स वाई के मान कैसे ज्ञात होंगे? इन सूत्रों की सहायता से। ठीक है, तो आप ही को स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम चल रहे कंटिन्यू।